तो सर और काफी समस्याएं देश में चल रही है। जैसे एक ये चल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है SC/ST के रिजर्वेशन पर सब क्लास नहीं बना सकती है, वो उसके पावर में नहीं है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से ये कर सकती है या 7 जजों का बेंच उधर कुछ डिसीजन दे सकता है। तो इसमें क्या किस तरह का सिनेरियो बनेगा? नहीं, अभी तो ऑलरेडी ये जो है वो सब्जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर निर्णय देगा कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, SC/ST के अंदर में या OBC के अंदर में भी जो है वो। तो उसके ऊपर लेटेस्ट वेट एंड सी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रिटेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो सामने आएगा उसके अंदर में। पर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट चाहे तो इसको कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का तो भी ये हो सकता है। तो अभी देखा जा रहा है बाबरी मस्जिद विध्वंस में जिस तरह का कोर्ट का फैसला आया है, तो लोगों की ऐसी राय बन रही है कि एक विशिष्ट धर्म के लोगों को ही ज्यादातर उनके फेवर में डिसीजन आ रहा है, यानी जजमेंट मिल रहा है, जस्टिस किसी को दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है कोर्ट में। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए, और जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स कह रहा हूं तो 4-5 चीजें बड़ी बड़ी यहां होने की जरूरत है। एक तो जो है जुडिशियल काउंसिल्स या जिसको जुडिशियल कमीशंस बोलते हैं, उसके थ्रू आपका अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन एंड रिमूवल प्रोसीजर होना चाहिए। जो दुनिया में 120 कंट्रीज से ज्यादा में जुडिशियल काउंसिल्स एंड कमीशंस है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जो भारत का जो है, जो सेकंड जजेस केस से 1993 में लाया गया और 1998 में फिर कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपांड किया गया। तो ये एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है जो कॉलेजियम सिस्टम से केवल जो है जजेस का अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट को जो है वो डील कर रहा है। पूरे दुनिया में ये सिस्टम कहीं नहीं है। दूसरा जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है केवल पार्लियामेंट का, हमने देखा आज तक एक जज रिमूव नहीं हुआ। इवन यूके के अंदर एक ही जज अभी तक रिमूव हुआ है पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट प्रोसीजर से। तो इसको एक्सीडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहा गया है। अगर आप लैटिमर हाउस प्रिंसिपल्स को यदि पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ के, तो इसमें इसको एक्सीडेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है। दूसरी बात, ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का कहीं प्रोविजन ही नहीं है। जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इंपार्शियलिटी नहीं होगी, इंटीग्रिटी नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी, तो जुडिशरी जस्टिस नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो है जुडिशियल काउंसिल से एक तो अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिमूवल एंड पोस्ट रिमूवल जो ऑफिसेस है उसका प्रोविजन देखा जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी होना चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 124 और 217 के जो रेलेवेंट जो क्लॉजेस है वो और सब क्लॉजेस है उसको अमेंड करने की जरूरत है। आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के बिल में और रिजर्वेशन के जो 2 बिल बनाए और ह्यूमन राइट्स के 2 बिल में ऑलरेडी ये पार्ट जो रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन का है वो मैं कर चुका हूं। तीसरी बात जो है, ये रिप्रेजेंटेशन में SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाएं और वेरियस रीजन के जजेस बने, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, जो 2 लॉ सिस्टम्स है दुनिया में बेसिकली, एक सिविल लॉ सिस्टम बोला जाता है, दूसरा कॉमन लॉ सिस्टम बोला जाता है। कॉमन लॉ सिस्टम यानी ब्रिटिश कॉलोनीज जहां थी, जैसे इंडिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम है। सिविल लॉ सिस्टम यानी फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थी वो सिविल लॉ सिस्टम बोला जाता है। तो 2 तरह के मॉडल है इसके अंदर में। तो एक जो मॉडल है वो प्रोफेशनल मॉडल बोला जाता है, यानी 10 साल आपका अगर प्रैक्टिस हो, 8 साल प्रैक्टिस हो तो आप एलिवेट होते हो हाई कोर्ट जज करके। दूसरा सिविल सर्विसेज मॉडल बोला जाता है कि भाई कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर वो लॉ ग्रेजुएट हो जाए तो वो एग्जाम दे सकता है, पास होता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसका अपॉइंटमेंट होता है और फिर वो प्रमोट होकर जाता है। तो भारत में जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है आर्टिकल 312(3) के अंदर में, तो आज तक जो है राज्यसभा ने उस पर रेजोल्यूशन पास करके वो मैकेनिज्म नहीं लाया। तो क्या हम ये 2 सिस्टम का हार्मोनी बना सकते हैं? क्या हम जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है उसको भी ला सकते हैं और ये जो प्रमोशन सिस्टम है दोनों का हार्मोनी बना के दोनों का कोटा डिसाइड करके एलिवेशन हो सकता है? एक ये सिस्टम सोचना पड़ेगा, या हम 10 साल जो एडवोकेट्स का जो सिस्टम है उसको डिस्पेंस ऑफ करें और केवल सिविल सर्विसेज का, जुडिशियल सर्विसेज का सिस्टम लाके उसको जो है एग्जामिनेशन के थ्रू करे। ये एक पॉइंट जो है क्लियर होने की जरूरत है। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका बाइफर्केशन होना चाहिए। एक प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने की जरूरत है। दूसरा, फिर सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स के लिए जो है कोर्ट बनाने की जरूरत है। ऑल इंडिया में 6 से 8 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की बनाने की जरूरत है दिल्ली के अलावा। फॉर एग्जांपल बेंगलोर में हो,
फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में हो, फिर कलकत्ता के आगे उधर गुवाहाटी में हो, फिर श्रीनगर में हो और सेंटर में नागपुर में हो। जो 2 जजेस की बेंच है जो केसेस हियर करती है, वो बेसिकली ये बेंचेस है, और ज्यादा लार्जर बेंच है तो फिर दिल्ली में वो रेफर की जाए। ये जो सारी बातें हैं, उसके साथ पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है 129 में, वो फंडामेंटल राइट्स के अबाव नहीं है, इसको क्लियरली स्पेसिफाई करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो है वो राइट ऑफ लिटिगेंट्स, यानी मैंने अगर केस डाली, मेरी केस 10 साल अगर डिसाइड नहीं हो रही है तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसको कौन कंपनसेट करेगा? ये जुडिशरी के डिले की वजह से हो रहा है। तो राइट ऑफ लिटिगेंट्स को जो है वो लाने की जरूरत है। तो अभी जगनमोहन रेड्डी जी ने किसी जज के विषय में एक लेटर लिखा सीजीआई को, ऑफकोर्स वो पब्लिक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो क्या एज अ लिटिगेंट मुझे अगर मेरे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो सीजीआई को लिखने का राइट नहीं है क्या? और कोई राइट्स नहीं? अगर जुडिशियल काउंसिल होती तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता था उसको जो है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स जब तक भारत में नहीं आएंगे तब तक जुडिशरी जजमेंट देती रहेगी, जस्टिस नहीं होगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स पर मैंने कुछ पार्ट ऑलरेडी मेरे बिल्स में किया, और लार्जर बिल जो है वो मैं बनाने का ऑलरेडी मैंने मेरे प्लानिंग में लिया है, जब ये इलेक्शंस और ये सब चीज़ों से कभी फ्री होऊंगा, क्योंकि अभी जीतना इंपॉर्टेंट है एपीआई को, तो उस पर ज़्यादा ध्यान है। जब मैं इसमें से कभी फ्री होऊंगा तो मैं इस पर ज़रूर बिल बनाऊंगा। सर, कुशल मौर्य जी का सवाल था कि अमीरों को जो है, जो पैसे वाले हैं, वो पॉलिटिक्स को और जो पॉलिसी बनती है इकोनॉमिक्स की, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको रोकने के लिए किस तरह का इकोनॉमिक्स मॉडल बनाया जा सकता है? नहीं, इकोनॉमिक्स मॉडल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं ये चीज़ें जो है। फिर उसमें जो है देखिए डाइवर्सिटी इक्विटी के प्रोविजंस है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर्स के प्रोविजंस है, या फिर उसमें वेरियस मॉडल्स है कि शेयर होल्डर सोशलिज्म को लाया जाए क्या। ये एक बहुत इकोनॉमिक्स का अलग ही विषय है। लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स की बात अगर कर रहे हैं तो सिंपल बात है, 2 चीजें करने से ये चीज रुक सकती है। एक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंपनी जो है वो डोनेशन नहीं देगी। ये लॉ ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में लाया जा सकता है। आईटी एक्ट को इसमें रेलेवेंट और कंपनीज एक्ट को रेलेवेंट जो है अमेंड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाया जाए, उसमें जिसको भी टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए वो उसमें डोनेशन दे दे, और एक इक्वल फार्मूले से सारी पार्टीज और कैंडिडेट्स को वो पैसा चुनाव लड़ने के लिए मिले। और चुनाव लड़ने के लिए जो आपको 2000 रुपये से ज्यादा खर्चा हो रहा है वो चेक से ले ले, तो आपका जो है कोई पैसा इधर का उधर अफरा तफरी भी नहीं होगी। इतना सिंपल 2 चीजें करने से आपका जो इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, बिग मनी इन पॉलिटिक्स है, वो कमजोर हो सकता है।